हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आपको करवाऊंगी जयशंकर प्रसाद की पोइट्री है आत्मकथ्य। ठीक है, आत्मकथ्य क्या होता है? अपनी बात कहनी, अपनी कहानी कहनी। आत्म होता है अपना और कथ्य मतलब कहानी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगी बेटा। कि जो इनका जन्म है प्रसाद जी का, वो हुआ है 1899 यानी कि 89। ठीक है, और ये वाराणसी में, काशी में इनका जन्म हुआ है, वाराणसी में। और इनके जो मुख्य कृतियां हैं, जो काव्य कृतियां हैं बेटा, वो है चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कमायनी। और कमायनी तो इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है, और इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक, जो प्राइज मतलब एक जैसे इनाम होता है ना बेटा, वो इस को पुस्तक को प्राइज मिला है कमायनी का। बहुत ही इनकी प्रसिद्धि का कारण ये कमायनी मतलब इनका महाकाव्य है। ठीक है, और ये गद्यकार भी रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जिनमें अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इस प्रकार इनके नाटक हैं। और कुछ इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। एक कंकाल है, एक तितली है, और एक इनका उपन्यास है इरावती, और ये अधूरा ही रह गया था। ठीक है, और इसके अलावा आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह हैं। तो ये छायावादी कवि हैं, छायावाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो आपको आगे चल के आप जब बीए करोगे तो आप छायावाद के विषय में पढ़ोगे कि ये छायावाद क्या था। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो कि छायावादी जो काव्य धारा थी उसकी इन्हें प्रवर्तक भी माना जाता है। ठीक है, तो आप बेटा करते हैं इनकी पोइट्री आत्मकथ्य। तो करते हैं शुरू बेटा। मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी यह, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ठीक है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो यह कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो देखिए बेटा, मधुप होता है भंवरा, और इसमें जो आपको मुश्किल लग सकता है घनी मतलब गहरी, और अनंत होता है, अनंत नीलिमा आकाश के लिए बोला गया है, असंख्य होता है जिसे गिना ना जा सके। और मलिन, व्यंग मलिन क्या होता है? किसी की चुगली करनी, बुराई करनी, है ना, किसी को टीज करना। तो बस यही है बेटा इसमें। ज्यादा गागर क्या होता है? मटकी होता है। रीति मतलब खाली। तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे बेटा। इसका अर्थ क्या है पोइट्री का? इस कविता में कवि ने अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों को बताया है, कि यानी कि उसके दोस्त जो हैं वो कहते थे इनको कि भाई वो आत्मकथा लिखें। जो जयशंकर प्रसाद के दोस्त थे ना, तो वो कहते थे कि भाई आप इतने महान आप लेखक हो, तो आप अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखते। तो इसी बात पर कवि ने ये कविता लिखी थी आत्मकथ्य, कि वो आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते। तो बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भौरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। ठीक है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी है अपनी, कि हर व्यक्ति के मन का जो भौरा है, ठीक है, मन रूपी भौरा है, वो प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। झरते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहता है कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, यानी कि उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। ठीक है, देखिए यह है ना, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, मतलब कि एक आकाश इस प्रकार से अंतहीन नीले आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बनता और बिगड़ता रहता है। देखो बेटा, जैसे इतिहास, जैसे आकाश में हजारों तारे पैदा होते हैं, हजारों तारे नष्ट होते रहते हैं। तो अगर हम संसार रूपी आकाश की बात करें तो यहाँ भी बहुत सारी जिंदगियां पैदा होती हैं, और बहुत सारी जिंदगियां जो है वो बिगड़ती रहती है, मतलब मरती रहती हैं, उनकी लाइफ खत्म होती रहती है। यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, सुन पाओगे सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। ठीक है, तो कवि कहता है कि इस माध्यम से कवि यह कह रहे हैं कि संसार में हर कोई चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। मतलब कुछ पैदा होता रहता है, कुछ खत्म होता रहता है, कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। स्थिर मतलब क्या होता है? रुका हुआ। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे रहते हैं।
हर किसी को दूसरे में कमी नजर आती है, ये तो पता ही है ना बेटा आपको। हम गुण नहीं ढूंढते, दूसरे में कमी ही ढूंढते हैं। अपनी कमी कोई नहीं कहता, यह जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। यानी कि कवि कहता है कि तुम मुझे ये कह रहे थे तुम कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। और आत्मकथा क्या होती है बेटा, कि जब कवि बिल्कुल तटस्थ होकर अपनी बुराइयों को, अपनी अच्छाइयों को, सारी चीजों को वो बिल्कुल खुले दिल से स्वीकार करके और सही बात सच्ची सच्ची लिखे। ये नहीं कि आप अपनी आत्मकथा लिखने बैठे और अपनी जो है अपने मुंह मिठू मियां बन जाओ। तो ये चीज आत्मकथा का तत्व नहीं है बेटा। आपको सही लिखना होता है। जब कोई भी अपनी आत्मकथा लिखता है तो वो उसमें सब कुछ सच होना चाहिए। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हर बंदे के अंदर में कमियां होती हैं, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो कहते तुम जानते हो कि मेरे में कमी है, फिर भी तुम कहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी वह सुनाते हैं तो लोगों को उससे आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही वह सभी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। कहते हैं कि अगर मैं अपनी कहानी कह भी देता हूँ, अपनी दुर्बलताओं की कहानी, अपनी कमजोरियों की कहानी, अगर अपने तकलीफों की कहानी मैं कह भी देता हूँ तो लोगों को मजा तो आएगा कहानी सुन के, लेकिन उनको पता चल जाएगा कि मेरी जीवन में मतलब सुख तो है ही नहीं, सुख से मैं बिल्कुल रीता हूं। मेरी जीवन रूपी गगरी में सुख नाम की कोई चीज नहीं है, सुख नाम का कोई पानी नहीं है। ठीक है, यानी कि मेरे जीवन में बिल्कुल भी चैन नहीं है, आनंद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, और जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल खाली है। और वो कभी नहीं चाहता कि लोगों को इस बात का पता चले। ठीक है, दूसरा बेटा, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊ में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाओ में। प्रवंचना क्या होता है बेटा? दुख तकलीफ होता है, धोखा देना। ठीक है, तो कवि कहता है कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा रहा है। छलावा क्या होता है बेटा? धोखा। कि उनका जीवन जैसे सपना क्या होता है, हमें सपना आता है और जब सुबह उठते क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब रात को जितना मर्जी बढ़िया सपना देख लो, जब सुबह उठते हो तो आप अपने बिस्तर पे ही अपने आप को पाते हो। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं जीवन भी क्या है, एक स्वप्न के समान एक छलावा है, एक धोखा है। जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते हैं वह सब उनके पास आकर भी दूर हो जाता है। यह उनके जीवन की विडंबना है। ठीक है, कभी अपनी कमजोरी की बात करता है कि जीवन में जो कुछ भी क्या है सब एक विडंबना है, कि दुख तकलीफ है। वे अपनी इन कमजोरियों का बखान कर जग हसाई नहीं कर सकता। ठीक है, आगे है, यह कहते हैं बेटा, यह विडंबना अरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊ में, भूले अपनी वह प्रवंचना औरों की दिखाऊं में। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तुएं मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया है। ठीक है, कहते हैं, हाँ सॉरी, ये यहाँ पे आ गया बेटा, यह विडंबना अरी सलते हंसी तेरी उड़ाऊ में। मतलब कि अगर वह अपनी बात का जिक्र करता है कि उसके जीवन जो है वो खाली है सुखों से, और सपने के समान उसका जो है एक जीवन है, एक ठीक है, कि बस उसके सपने में तो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे हमें सपने में थोड़ी देर के लिए सब कुछ मिल गया, सब कुछ छिन गया, तो उसे ऐसा ही कुछ महसूस होता है। तो कहता अगर ये मैं बात लोगों को बताता हूँ तो लोगों में मेरी क्या होगी, जगहसाई होगी, लोग मेरी बात पे हंसी उड़ाएंगे। आगे है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन रातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जागा था, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भागा था। ठीक है, कवि यहाँ अपनी प्रेसी की बात करता है कि जैसे सपने जो है सुबह होने पे टूट जाते हैं, तो ऐसे कवि कहता है कि स्वप्न की भांति टूट गया, कि मेरे जीवन में भी एक सुख आया था, सुख रूपी स्वप्न आया था, लेकिन वो क्या है, मेरे तरफ आते आते जैसे ही मैं उसको आलिंगन कर पाता, मैं उसको अपनी बाहों में ले पाता, उस सुखद आनंद को, उस खुशी को, वो मेरे जीवन से गायब हो गया। उनकी सारी आकांक्षाएं
महज मिथ्या बनकर रह गई हैं। क्यों? क्योंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते ही वंचित रह गई। इसीलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूँ। यानी कि अपने घड़ा भरने जा रहे हो, यानी कि मेरी जीवन गाथा तो क्या है, सुनी है। अगर मैं अपनी गाथा कहता हूँ तुम्हें तो मजा आ जाएगा, तुम तो अपना घड़ा भर लोगे रस का, कि मेरे दुख की गाथा सुन के उसमें तुम अपने अनुभव को भी महसूस करोगे, तकलीफ को भी महसूस करोगे, और उस तकलीफ में आपको कहीं ना कहीं आनंद भी आएगा। ठीक है, कई बार ये होता है ना कि आप अपनी बात कई बार डायरेक्टली नहीं कह सकते, कोई दूसरा बंदा कहता है और आपकी भी व्यथा वही होती है, आपकी भी परेशानी वही होती है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को पूर्ण सा महसूस करते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारी बात भी, भाई ये हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो कहता कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी बात करूं और आप अपने अनुभव, ठीक है, आप उनसे जोड़ लो और अपने जीवन का घड़ा भर लो, तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे तुम्हें सुना सकता हूँ। आ गया बेटा, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कपोल होते हैं गाल, और अरुण क्या होता है, लाल, लाल रंग के गाल। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो कवि क्या कहना चाहता है, अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करता है वो, कि उसके जीवन में कुछ सुखद पल आए थे जिनके सहारे वे वर्तमान जीवन बिता रही हैं। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने सजोए थे, परंतु वे सपने मात्र रह गए, वास्तविकता उनके जीवन से कुछ भी नहीं मिल सका। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कि जिसके लाल गालों की छाया में, सुंदर छाया में उसने अपने जीवन को एक सुंदर मान लिया था। एक जैसे सुंदर सुबह होती है ना, अनुरागिनी उषा मतलब प्यार भरी सुबह, उसे लगता था कि बस अब मेरे जीवन में एक प्यार भरी सुबह आ गई है, निज सुहाग मधुमाया में, कि अब उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है, उसे अब पूरी जिंदगी मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन साथी जो है, ठीक है, जिसके लाल गाल है और वो बहुत सुंदर है, तो उसे लगता है कि इसकी सुंदरता की मतवाली छाया में अब ये जो अनुरागनी प्यार वाली सुबह हुई है, ठीक है, अब वो उसके जीवन को ऐसे ही मधुमाया में, उसका जीवन ऐसे ही बीतने वाला है। मधुमाया क्या होती है बेटा? सुख की छाया, एक सुख का जीवन, एक ऐसे संसार की कल्पना, ठीक है, जिससे हम बाहर निकलना नहीं चाहते, कि अब उसमें मेरा जीवन बीत जाएगा। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। पाथे कौन होता है बेटा? रास्ते में जो हम भोजन लेते हैं ना, पाथे वो होता है रास्ते में लेने वाला भोजन। तो उसकी जो यादें हैं, उसकी स्मृति मतलब यादें, पाथे बनी है मतलब जो पथिक का खाने का रास्ता होता है ना, जो हम साथ में लेके जाते हैं, कि हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम अपना लंच वगैरह साथ में पैक करके लेके जाते हैं, तो उसे कहते हैं रागी का जो खाना होता है, कि एक थके हुए राही का, ठीक है, वो खाने वो जो है ना अपनी लाली उसकी प्रेसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है। यानी कि जो सुबह होती है, कवि क्या कहते हैं यहाँ पर, मैं एक बार थोड़ा पीछे से इसका अर्थ करती हूँ, कि कवि अपनी प्रेसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लालिमा उसकी प्रेसी के गालों की लाली से प्राप्त करता है, परंतु अब ऐसी रूपसी की छवि उनका सहारा बनकर रह गई है, यानी सहारा बनते बनते रह गई, क्योंकि वास्तविक जीवन में क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गई। इसीलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा जो जाकर तुम क्यों क्या करोगे, अपने जीवन को वह छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते। आगे है बेटा, हाँ देखिए, उनकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक पंथ की, कि अब उनकी जो उसकी प्रेसी की जो यादें हैं, वो उनके लिए जीवन में जैसे एक राहगीर के लिए, एक पथिक के लिए, एक मुसाफिर के लिए एक रास्ते का खाना जो एनर्जी देता है, उसको और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, तो ऐसे ही मेरी प्रेसी की जो यादें हैं वो उसी थके हुए मुसाफिर के रास्ते का खाने जैसी, मैं भी जब अपनी जीवन से थक जाता हूं तो उनको उसकी यादों को याद कर लेता हूं, जिससे क्या हो जाता है कि मेरे अंदर फिर से और जीने की एनर्जी आती है, मैं थोड़ा सा और जीने की कोशिश करता हूं। जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कथा को। हम कहते हैं ना कि भाई जो चीज सिमी हुई है, जो चीज बंद है, उसको उधेड़ कर क्या देखोगे, मेरे जीवन में क्या है, सिर्फ दुख है, जो सिला हुआ है उसे बस ऐसा ही रहने दो। छोटे से जीवन की कैसे
बड़े आज कहूँ। कहता मेरा जीवन की बस यही दुख भरी छोटी सी कहानी है कि मेरे जीवन में एक प्रेसी आई और उससे पहले कि मैं उसे अपने जीवन में ला पाता वो मेरे जीवन से चली गई। तो यही मेरी छोटी सी कहानी, अब मैं इसको बड़ी करके आपको कैसे सुना सकता हूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनना मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो कवि कहता है कि वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं। कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी कथा कहने से अच्छा है कि मैं दूसरों की कथा ही सुन लूं, ठीक है, इसी में मेरी भलाई है। वे कहते कि अभी उनके जीवन की जो कहानी सुनाने का वक्त नहीं है, अभी वो समय नहीं आया कि वो अपनी जीवन की कहानी जो है लोगों तक पहुंचाए। क्यों? क्योंकि अभी उसकी जो यादें हैं, अतीत की यादें हैं, उसे कुरेदना नहीं चाहिए। मैं उसे कुरेदना नहीं चाहता। उन्हें मौन रहने दो और तुम भी उन्हें मौन रहने दो। तुम मुझे इस चीज के लिए मत उकसाओ कि मैं अपनी आत्मकथा लिख सकूं। ठीक है बेटा, तो ये थे जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य। यहाँ पर थोड़ा सा दिया भी हुआ है बेटा जयशंकर प्रसाद के बारे में, और मैंने थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में ही डिटेल में बता दिया था। एक बार फिर से मैं बता दूं, इनका जो जन्म है 1899 में वाराणसी में हुआ है, और इसके बाद इनका जो निधन है बेटा वो 1937 में हुआ है। और इनके जो मुख्य कार्य हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर और कमायनी, मैंने बता दिया था। नाटक है आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका अधूरा रह गया था उपन्यास अचानक इनकी मृत्यु के कारण। और कहानी संग्रह क्या है बेटा इनका? आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। ठीक है, ये जो है इनका कहानी संग्रह है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये कठिन शब्द पढ़ लेना, इससे आपको पोइट्री पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। जैसे मधुप, मन रूपी भौरा। अनंत नीलिमा, अंतहीन विस्तार, या जैसे इसको अंबर भी ले सकते हो आप। व्यंग मलिन, खराब ढंग से निंदा करनी। गागर रीति मतलब खाली घड़ा। प्रवंचना मतलब धोखा। मुस्कुराकर यानी मुस्कुराकर, सिंपल। अरुण कपूर, लाल गाल। अनुरागिनी उषा मतलब प्रेम से भरी भोर सुबह। स्मृति पाथे यानी कि स्मृति रूपी संबल, याद का आसरा। पाथे होता है एक राहगीर का रास्ता। पंथा, पंथा क्या होता है? पंथा, पंथ होता है, पंथा होता है रास्ता जहां आप जिसमें से जा रहे हो। और आगे है कथा, अंतर्मन मतलब कि कथा, कंथ, कथा क्या है? अंतर्मन का जो आपका जो है, ठीक है, अंतर्मन यानी कि जो आपके अंदर का मन है। तो ये थी बेटा जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य, ठीक है। और इसमें कवि ने, बस मैं आपको मोटा मोटा फिर से बता दूं, यह बताया है कि जैसे कि उसके दोस्त चाहते थे कि भाई वो जो जयशंकर प्रसाद है वो अपनी आत्मकथा कहें, लेकिन ये इन्होंने मना कर दिया। और इन्होंने आत्मकथा लिखने से क्यों मना कर दिया, ये इन्होंने अपनी एक पोइट्री के माध्यम से बता दिया सारा आत्मकथ्य है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं सुनाना अपनी कहानी चाहता। हर एक जीवन की कोई ना कोई कहानी होती है, ये सब जानते हैं। तो कोई ना कोई कभी ना कभी किसी से प्यार करता है, ये भी सबको पता है। लेकिन मैं बड़ा भागा हूं कि मेरे जीवन में एक, ठीक है, एक लाल गालों वाली, एक सुंदर गालों वाली एक मतलब जो उसकी प्रेसी थी, उसका जीवन में उनकी एंट्री हुई, उनके जीवन में आई। लेकिन इससे पहले कि वो उनको आलिंगनबद्ध कर पाते, उन्हें अपनी बाहों में ले पाते, उन्हें अपने जीवन में ला पाते, वो उनकी जीवन से चली गई। हालांकि कवि ने यहाँ पर ये नहीं बताया कि भाई उनकी कहीं और शादी हो गई, या वो मर गई, या फिर कुछ और हो गया, मतलब कोई रीजन नहीं बताया कि भाई क्यों चली गई। लेकिन हाँ, वो उनके जीवन में अब नहीं रही, वो थोड़े समय के लिए आई और चली गई। लेकिन कवि जो है वो उनसे अटैच्ड थे, बहुत ज्यादा, बहुत प्यार करते थे उनसे। तो बड़ा दुख था उनके जीवन में। कहता उनके एक बार जब वो उनके लाइफ में आई तो उन्हें लगा उनकी जिंदगी सुधर गई, उनकी जिंदगी अब खुशियों से भरी है, हर सुबह उनकी प्यार भरी होगी। लेकिन वो जैसे हम सपने में देखते हैं कि भाई बहुत कुछ हमें मिल जाता है, और फिर जब आंख खोलते हैं तो कुछ भी नहीं रहता। तो वो प्रेसी कुछ ऐसी थी, जब वो आई तो सब कुछ मिल गया, और जब चली गई तो सपने की तरह ही सब कुछ उनके साथ ही चला गया। तो कवि कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपना दुख लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं अगर अपना दुख बताता हूं लोगों को मजा आ जाएगा, लेकिन कहता है कि मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी कहीं ना कहीं, और लोगों को यह पता चल जाएगा कि मेरे जीवन रूपी घड़े में सुख रूपी पानी है ही नहीं, मेरा जीवन तो रीता है, सुख से बिल्कुल खाली है। और मैं ये नहीं चाहता कि लोगों को इसके बारे में पता चले। और वो दोस्तों को भी यही बताते हैं कि भाई जो मैंने सिला हुआ है ना, जो इसको उधेड़ के मत देखो, इसमें और कुछ दुख के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और इसलिए मैं इसे उधेड़ना नहीं चाहता। और फिर वो कहते हैं कि
अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी कथा कहने की जगह मैं दूसरों की ही सुन लूं, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया है और तुम भी मुझे मौन ही रहने दो। अभी वो कोई बात नहीं करना चाहते, अभी उनका कोई इस टाइप का जो है उनका कोई मूड नहीं है। देखो कितनी खूबसूरत लाइनें हैं कि अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि जो मेरी कहानी है ना, वो जो मेरी व्यथा है, जो मेरी तकलीफ है, अभी वो मौन है, वो शांत है। जिस दिन वो खुद से उभर के आएगी तो वो जरूर आत्मकथा लिखेंगे, लेकिन अभी उनका ऐसा करने का कोई विचार नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये थी इनकी, मैंने आपको सार भी बता दिया है, आपको पूरी पोइट्री का अर्थ भी करवा दिया, सार भी बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपने बेटा इसे पढ़ना है, बार बार इसे सुनना है, और जब आपको समझ में आ जाए फिर इसके आपको मैं इसके प्रश्न उत्तर भी करवा दूंगी। तो अभी के लिए काम यही है कि आपने इसे 2 से 3 बार सुन लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि इस पोइट्री में एक्चुअल में है क्या। आज के लिए बेटा बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।